बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कई दिनों से कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर की मांग बहुत कर रहे थे। तो फाइनली आपके सैम्पल पेपर्स आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस उसी के सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में इस वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं आपके सैम्पल पेपर का। ठीक है, ये यहाँ पे ओवरव्यू है इसका, देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस है 28। ठीक है, और कोड है आपका 028, टाइमिंग है 90 मिनट्स और मार्क्स वेटेज है 40 की। ठीक है, और आपकी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हो, आपको जितने भी सामान्य निर्देश हैं इन्हें ज़रूर पढ़ना है क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है आपको किस खंड में कितने प्रश्न करने हैं। जैसे खंड का में आपको 24 में से 20 प्रश्न करने हैं, खंड खा में 24 में से आपको 20 प्रश्न करने हैं। तो इसी तरह से आपको पता चल जाता है कि किस खंड में कितने प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, टोटल आपको 60 में से 50 प्रश्न करने हैं। ठीक है, जो कि आपके 0.8 मार्क्स का एक प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले है आपका सेक्शन ए है। ठीक है, सेक्शन ए में आपके 24 प्रश्न हैं जिसमें से आपको किन्हीं 20 के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार हुई थी। मैंने आपको बताया था अपने जो एपिसोड वाली सीरीज़ थी उसमें, माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो संविधान सभा की रचना किसके अनुसार हुई थी? कैबिनेट मिशन के अनुसार हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया के द्वारा किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के द्वारा, जनता के द्वारा, 2935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, या फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन था वो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या भारत के विभाजन के बाद कितनी रह गई थी? 289, 288, 299 या फिर 280? तो आपकी किताब के अकॉर्डिंग इसकी जो संख्या थी वो 299 थी, यानी कि 299। क्वेश्चन नंबर फोर, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका क्या तय हुआ था? उनके परामर्श के द्वारा, उनके निर्वाचन से, जनमत के द्वारा या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है उनके परामर्श के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, संविधान सभा की आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अत्यधिक थी। सेकंड, संविधान सभा का सार्वजनिक हित कार्य कर रही थी। थर्ड, संविधान सभा के संकीर्णता व स्वार्थता से परे रहकर कार्य किया था। फोर्थ, संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी विचार को लेकर मतभेद नहीं हुआ। ये इसका गलत ऑप्शन है क्योंकि संविधान सभा में जितने भी अनुच्छेद हुए हैं सभी को लेकर बेशक से ही छोटा मोटा मतभेद हुआ हो, लेकिन हर अनुच्छेद को लेकर, हर एक टॉपिक को लेकर विवाद जरूर हुआ है, मतभेद जरूर हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण जो था वो किया जाएगा, ये किसके द्वारा होगा? राज्य द्वारा, संविधान द्वारा, जनता द्वारा या फिर नगरपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, संविधान के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजतंत्र में कानून का निर्माण कौन करता है? ठीक है, यही प्रश्न है कि राजतंत्र में कानून का निर्माण डैश करता है, तो कौन करता है? जनता करती है। ठीक है, सेकंड, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व के कौन से सर्वाधिक सफल संविधान हैं जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए हैं? भारत, चीन, जापान,
ब्रिटेन, भारत, इटली, चीन, ब्राज़ील व बांग्लादेश, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका के संविधान विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान माने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर है कनाडा के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली क्या है? तो भैया ये प्रणाली जो है वो ये कहती है कि जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले आगे जाएगा वही जीतेगा, ये प्रणाली कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं उसका आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन, ये जो कार्य है वो परिसीमन आयोग के द्वारा चुनाव आयोग की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 324(1) में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर बना रहता है, कब से कब तक बना रह सकता है? ठीक है, तो ये है, देखिए इसका आंसर होगा बी, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कार्यकाल की अवधि। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कैसा है? 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 1 स्तरीय या फिर निर्धारित नहीं है? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, त्रिस्तरीय ढांचा है। 16 है, किसने सत्ता के आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया था? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने सत्ता के आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी कि स्वतंत्रता। यह उपरोक्त मत किसके समर्थन में दिया गया है? तो ये जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? प्लेटो की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द पॉलिटिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत का क्रमशः विकास हुआ है, यानी कि क्रम वाइज इसका विकास हुआ है। सेकंड, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक अवधारणाओं यथा स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय इनके मूल्यों में स्थापित करती है। सी, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समसामयिक घटनाओं को सही रूप से आकलन करने से नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत का मौजूदा राजनीतिक अवधारणाओं की परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। तो इसका जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समसामयिक घटनाओं को सही रूप से आकलन करने से नहीं है, ये इसका कथन गलत है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 10, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने डैश की घोषणा को स्वीकार तथा लागू किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मानव अधिकारों के पीछे मूल अवधारणा क्या है? तो इसके मानव अधिकारों के पीछे जो मूलभूत अवधारणा है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानव अधिकार मिलने ही मिलने चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कांट के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की। मतलब कांट के जो विचार थे उसने कौन से अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैतिक अधिकारों की। क्वेश्चन नंबर 23, विकास की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है?
विकास की सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का क्या अभिप्राय है? ऊपर से नीचे की रणनीति का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इसका आंसर भी देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारा सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी में भी 24 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मौलिक अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब यहाँ पे बताना है मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना करे। ठीक है। हालांकि मौलिक अधिकार के बारे में ये चारों ही कथन सही हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है वो ऑप्शन डी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में एक कथन दिया गया है, उक्त संकल्पनों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की स्वदेशिक अवधारणा संविधान महत्वपूर्ण है। अतः आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकारों की विश्वजनीय घोषणा करती है। उपरोक्त कथन किस देश संगठन का जिक्र करते हैं? तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा आ गया है, मानवाधिकार आ गए हैं, तो सिंपल सी बात है संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 27। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है, ऐसा क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों की उल्लंघन होने पर व्यक्ति उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या कार्य है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं उस पर सुनवाई करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए किस मतदान प्रणाली का उपयोग किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन डी रॉन्ग आंसर है, चुनाव लड़ना, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए तो जनता में से प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है। जनता में से लोग अपनी टिकट खरीदते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्य तो चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक कौन सा बैठता है? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, कक्षा संचालक मॉनिटर का चुनाव। मॉनिटर का चुनाव जो है वो उसी तरह से होता है जिसमें जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव होते हैं उस तरह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अब देखिए यहाँ पे अभिकथन और कारण वाले प्रश्न अब आपके आ गए हैं। ठीक है। तो इन्हें भी देखते हैं। अभिकथन है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, अभिकथन है हमारा, भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पोस्ट द, यानी कि जो सबसे आगे जीत उसकी, इस प्रणाली को अपनाया गया है। सेकंड या तर्क है यहाँ पे, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में तथा इसके सरलता के फलस्वरूप इसको सर्वसम्मति भी मिली है। तो ये अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिकथन तर्क दोनों सत्य हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में है, संविधान के 73वें संशोधन ने
29 विषयों को स्थानीय शासन के अधीन रखा। तर्क, ये सभी 29 विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की आवश्यकताओं से जुड़े हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी सही है, यहाँ पे हमारा कथन भी सही, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि अभिकथन एवं तर्क दोनों सत्य हैं एवं तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 भी इसी तरह से है, अभिकथन और कारण वाला, यानी कि अभिकथन और तर्क वाला। अभिकथन कहता है कि प्रदेशों की सरकार के लिए 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है, जो प्रदेश में मौजूदा स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। तर्क है, इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने। तो अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, और अभिकथन यानी कि जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों सही भी हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35, थुंगन समिति का संबंध है, ये किससे है? तो थुंगन समिति का जो संबंध है वो है ऑप्शन बी से, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 राजनीतिक सिद्धांत वाले चैप्टर से है आपका। अभिकथन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव लाने का प्रयत्न करता है। तर्क है, राजनीतिक सिद्धांत के फलस्वरूप नित्य ही स्वतंत्रता एवं समानता जैसी अवधारणाओं का सतत विकास हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, और तर्क यानी कि कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अभिकथन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय एवं समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। तर्क ये है कि राजनीतिक सिद्धांत से हमें अपने विचारों को परिष्कृत कर देते हैं हमें, और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत आएगी। देखिए कथन क्या है? कथन है कि आज़ादी, समानता व धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य नहीं हैं। तर्क है, दायित्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभिकथन जो है यानी कि जो कारण है वो आपका गलत है, लेकिन जो कारण है वो सही है, यानी कि ये जो कथन यहाँ पे दिया हुआ है ये गलत है, जो तर्क है जो कारण है वो आपका सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से सही विकल्प कौन सा है हमें इसके बारे में बताना है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखिए पहले आपको 4 कथन दिए गए हैं। अब इसमें से जो यहाँ पे सही ऑप्शन बैठता है हमें इसको चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसका, यानी कि तीसरा और चौथा, ये वाले 2 सही हैं कि समय के साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन तथा विस्तार हुआ है। न्यायिक व्याख्याएं व सरकारी नीतियाँ नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, अधिकारों को गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्यों? क्योंकि ये एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो तमाम कीमतों से ऊपर हो
तथा जिसका कोई समतुल्य ना हो उसकी गरिमा होती है, यह कथन किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यह कथन कांट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43, अधिकारों की सफलता निर्भर करती है, अधिकारों की जो सफलता है वो किस पे निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की वैधता जिसमें अधिकारों की सुरक्षा हो। 44, प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं, प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं वो किसके द्वारा मिले होते हैं? तो प्रकृति के अधिकार जो हैं वो प्रकृति या फिर ईश्वर के द्वारा मिले होते हैं। 45, अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए डैश सौंपते हैं, तो वो क्या होता है? नैतिक दायित्व, राजनीतिक दायित्व, वैधानिक दायित्व या फिर सामाजिक दायित्व? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजनीतिक अधिकार सरकार को व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के मतदान के फलस्वरूप सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर ये लोग रखते हैं, यानी कि सभी लोग मतदान के फलस्वरूप सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर रखते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस होने चाहिए थे इस ऑप्शन में। ठीक है, 47 है, किस मॉडल को विकास का उपयुक्त मॉडल माना जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, विकेंद्रीकृत मॉडल को विकास का उपयुक्त मॉडल माना जाएगा। 48 है, सही अर्थ में विकास तब है, यानी कि विकास जब है जब लोगों के जीवन में वह गुणवत्ता जो सामंजस्य तथा संतुष्टि को पूरा कर सके, तभी विकास सही मायनों में कहलाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारे जो दो सेक्शन थे, सेक्शन ए बी, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा सेक्शन सी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमें किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। और सबसे पहले हमारा एक कार्टून दिया गया है। कार्टून में यहाँ पे हमें पढ़ना है कि जनता की किस मांग को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह से ये पोस्टर दिया गया है उस पोस्टर के हिसाब से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, शरण लेने की। ठीक है, इस जो पोस्टर जो है आपका ये वाला, इसमें शरण लेने की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 50 में देखिए एक बच्चे की फ़ोटो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, और प्रश्न है ये कि चित्र में किस मौलिक अधिकार के उल्लंघन को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, समता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन को दर्शाया गया है। आगे है एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दिए गए चित्र में भारतीय संविधान सभा के 2 सदस्यों के नामों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। तो अब हमें ये दो शख्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनके नाम को हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये जो दो व्यक्ति हैं, एक महात्मा गांधी हैं, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आगे अब यहाँ पे देखिए, एक स्रोत दिया हुआ है, इस स्रोत को पढ़िए। इसी स्रोत से संबंधित आगे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान कैसा है? तो सिंपल सा, भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन का इसमें समन्वय है। 53 है, संविधान में परिवर्तनीय शक्ति निहित है। तो संविधान में कौन परिवर्तन कर सकता है? विधायिका। 54, विधि द्वारा शब्द का प्रयोग संविधान के संशोधन हेतु किस अनुच्छेद में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 2 में विधि
द्वारा शब्द का प्रयोग संविधान के संशोधन अनुच्छेद 2 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान में डैश किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और छोटा सा स्रोत आ गया है आपका यहाँ पे, ये स्रोत है। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन 56 है, एशिया व अफ्रीका देशों ने एशिया व अफ्रीका देशों ने किससे आज़ादी हासिल की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विकसित व पश्चिमी देशों से एशियाई व अफ्रीकी देशों ने आज़ादी हासिल की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या रही है। तो विकासशील देश जो हैं उनकी मुख्य समस्या बुनियादी सुविधाओं का अभाव रही है। बुनियादी सुविधाएं भी विकासशील देशों में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 58 में पूछा जा रहा है, विकास की अवधारणा का संबंध किससे है। तो विकास की जो अवधारणा है उसका संबंध है प्रगति व उन्नति से। 59 है, जब अविकसित देशों को स्वतंत्रता मिली तब उसके नागरिकों का स्तर कैसा था। तो सिंपल सी बात है, जब किसी अविकसित देश को स्वतंत्रता मिलती है तो उसके नागरिक, उसकी आर्थिक स्थिति, हर एक चीज़ उसकी निम्न स्तर की होती है। ठीक है, सबसे आखिरी प्रश्न, औपनिवेशिक शासन में संसाधनों का उपयोग किसके लिए किया जाता था। औपनिवेशिक शासन में संसाधनों का उपयोग किसके लिए किया जाता था, उपनिवेशवादियों के लिए। किसके लिए, उपनिवेशवादियों के लिए। तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल पेपर आया था वो विद सॉल्यूशन के साथ में मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।